आपका मुद्दा इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की श्रृंखलाओं में आज हम देखेंगे प्रमुख आपदाएं और मतलब कि कौन कौन सी आपदाएं मेन हैं जो कि आपको पढ़नी है। तो उन आपदाओं में सबसे पहले हम देखेंगे आपका भूकंप। तो देखते हैं कि भूकंप होता क्या है, फिर भूकंप के क्या क्या आपके प्रभाव पड़ते हैं और फिर भूकंप से हम को कैसे नापा जाता है और फिर भूकंप से हम कैसे बचाव करेंगे और भूकंप से बचने के लिए हमारी कौन कौन सी राष्ट्रीय नीति है और कैसे कैसे हम उसको राज्य स्तर पे भी कंट्रोल कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ग्रामीण स्तर पे उसको हम कैसे उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं अथवा कंट्रोल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भूकंप होता क्या है। तो जो भूकंप होता है उसमें देखिए, भूकंप जो होता है वो पृथ्वी के अंदर जो उथल पुथल होने के कारण जो उत्पन्न क्षणिक कंपन जो होता है उसी को हम भूकंप कहते हैं। अर्थात आप ये जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्लेटें होती हैं, उन प्लेटों में कभी कभी आपस में घर्षण भी होता है और उस घर्षण के कारण कभी कभी वो प्लेटें सरक जाती हैं या थोड़ी सी अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो जाती हैं। तो उसी अपनी प्लेटों को इधर उधर होने के कारण क्या होता है, पृथ्वी के अंदर हलचल उत्पन्न हो जाती है। और ये हलचल यद्यपि बहुत क्षणिक होती है लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो अर्थात हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो भी आपका उथल पुथल होता है, क्षणिक उथल पुथल होता है, उसी को हम कहते हैं भूकंप। तो भूकंप के कारण जो होती है वो बहुत ही बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी ऊर्जा निकलती है जो कि भूपटल पर आपका तरंगों के रूप में उत्पन्न होती है। तरंगों के रूप में उत्पन्न होती है मतलब कि जो उसमें भूकंप में जनरली क्या होता है, भूकंप का आप एक केंद्र होता है और केंद्र से ये क्या करती है कि आपका विभिन्न एरिया में जो होता है वो आपका फैलती है। तो कभी कभी भूकंप जो होता है वो छोटी मात्रा भूकंप की जो तीव्रता होती है वो कम होती है और कभी कभी जो होता है भूकंप की जो आपका तीव्रता होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी इसका प्रभाव हम थोड़ा सा महसूस करते हैं और कभी कभी भूकंप का जो प्रभाव होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, विनाशकारी भी हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि भूकंप को फिर नापते कैसे हैं। तो भूकंप का जो आपका मापन होता है वो सिस्मोमीटर से किया जाता है, सिस्मोमीटर से किया जाता है या सिंपली हम कह सकते हैं कि रिक्टर पैमाने का यूज किया जाता है। और जनरली यही कहा जाता है कि भूकंप की जो तीव्रता है रिक्टर पैमाने पर इतनी मापी गई। जो आपका सिस्मोमीटर होता है उसमें आपका 2 स्केल होता है, एक होता है आपका मर्कली स्केल, एक होता है आपका रिक्टर पैमाना। तो जो मर्कली स्केल होता है वह आपका तीव्रता बताता है और ये बताता है कि कितना ज़्यादा एरिया आपका उससे प्रभावित हुआ और इसकी सीमा सामान्यतः 1 से लेकर 12 तक होती है। और जो सबसे मुख्य पैमाना होता है वह होता है आपका रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना होता है यह इसका परिणाम बताता है और जो इसकी सीमा होती है 1 से 3 तक होती है। तो रिक्टर पैमाने पे अगर 5 तक आपका परिणाम आता है तो वह उतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। लेकिन जब रिक्टर पैमाने पर भूकंप जो अगर मापा जाए और उसका मापन अगर आपका 7 से ज़्यादा हो जाता है तो यह काफ़ी विनाशकारी होता है। और भूकंप में हम ये भी देखते हैं कि जो आपका झटका था वह कितनी देर का था। जितनी कम देर का झटका रहता है वह उतने ज़्यादा नुकसानदायक होता है
तो मेन ये देखा जाता है कि आपका जो झटके की अवधि थी वो कितनी थी और रिक्टर पैमाने पर उसकी तीव्रता कितनी थी। जितनी अधिक तीव्रता आपकी रहती है रिक्टर पैमाने पे, नुकसान की मात्रा उतनी ज़्यादा होती है। और इससे नुकसान यहाँ तक हो जाता है कि बहुत सी बड़ी बिल्डिंगें जो होती हैं वह क्षण भर में क्या होती हैं, धाराशाही हो सकती हैं। यानी जो भूकंप का जो विनाशकारी प्रभाव है वह बहुत ही विस्तृत है कि छोटे छोटे भवनों से लेकर यह बहुत बड़े बड़े भवनों तक को यह सेकेंडों में क्या कर सकता है, तहस नहस कर सकता है। तो आइए अब इसको देखते हैं कि भूकंप के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो भूकंप के अगर प्रभाव देखा जाए तो सबसे पहले बिल्डिंग देखा जाए तो बिल्डिंगों में ये होता है कि अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर आपका भूकंप आता है तो एटलीस्ट इतना नुकसान तो करता ही करता है कि भूकंप अच्छी से अच्छी बिल्डिंगों में क्या होता है, दरार आ जाती है, उसकी खिड़कियां वगैरह टूट जाती हैं, कभी कभी उसके छतों में भी दरार आ जाती है। और कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है कि भूकंप की वजह से भूस्खलन भी हो जाता है। और जो यह भूस्खलन होता है यह प्रायः आपका पहाड़ी क्षेत्र में होता है। कभी कभी भूकंप जो होता है वह नदियों के तटबंधों को भी प्रभावित करता है और जो नदी के तटबंध होते हैं वह टूट जाते हैं। और आप जानते ही हैं कि जब नदी के अगर तटबंध टूट जाते हैं तो वह बाढ़ का भी खतरा उत्पन्न कर देते हैं। फिर क्या होता है आपका भूकंप के कारण ये होता है कि जो मकान वगैरह होते हैं, चाहे जो कारखाने होते हैं, उनमें दीवारों में जगह जगह पर दरार आ जाती है। यह दरार कभी कभी आपकी छोटी भी होती है, कभी कभी दरार ये गहरी भी हो सकती है। तो जब ये अधिक गहरी जो दरार होती है वह हमारे भवनों को क्या करती है, कमज़ोर कर देती है। भवनों को क्या करेगी, कमज़ोर कर देगी। और जिससे भवनों का जो रख रखाव होता है, यानी जो उसका मेंटेनेंस कास्ट होता है, वह आपका क्या होगा, बढ़ जाता है। और जब मेंटेनेंस कास्ट बढ़ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे किसी भी वस्तु के उत्पादन की जो लागत होती है वह भी बढ़ जाती है। और अगर भवनों की बात की जाए तो भवनों में भी कभी कभी दरारें पड़ जाती हैं। तो इसके वजह से भी जो हमारा बजट होता है कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। और ये बिल्डिंगों की आयु भी जो होती है वह क्या होती है, कम हो जाती है। बिल्डिंगों की आयु भी जो होती है वह कम हो जाती है। भूकंप के कारण कभी कभी ये भी होता है कि बहुत सी जगह पर जो आपके पेड़ पौधे होते हैं या बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं वो भी गिर जाते हैं, जिससे कि हमारे जो सड़कें होती हैं वो क्या होती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। और हमारे जो आवागमन का जो मुख्य साधन जो सड़कें होती हैं उस पर जो आवागमन होता है वह प्रभावित हो जाता है। कभी कभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, जिससे कि राष्ट्रीय राजमार्गों पे भी जो हमारा आवागमन होता है वह हमारा क्या होता है, काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाता है। तो ये सब आपके कुछ प्रभाव हैं जिससे कि जो भूकंप के कारण हमारा होता है। अब आइए अब देखते हैं कि आपका भूकंप से कैसे बचा जा सकता है या भूकंप से कैसे बचा जा सकता है या भूकंप से कैसे कैसे राहत हो सकती है। तो भूकंप से बचाव के लिए ये होता है कि सबसे पहले तो ये होता है कि भवन के बीच में आरसीसी लगाना चाहिए। आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्स सीमेंटेड कंक्रीट, मतलब कि उसमें आपका लोहे और बजरी और सीमेंट की एक आपकी पर्याप्त मात्रा रहती है। तो बिल्डिंगों पे जगह जगह पर आरसीसी लगाना चाहिए। छत के नीचे भी आपका क्या होना चाहिए, आरसीसी होना चाहिए, जिसका छत का सारा भार सिर्फ दीवारों पर न आके वो क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या ये हो जाए। तो आरसीसी का चाहे भवन निर्माण में सबसे ज़्यादा हमको इस बात का ध्यान देना चाहिए भूकंप से बचने के लिए कि जो उसका बिल्डिंग का या भवन का जो भार है
वह पृथ्वी पर किसी एक जगह पर न पड़ के क्या हो जाए, वो फैल जाए। अर्थात जो पृथ्वी के भार का सहने की क्षमता है, या जो अगर भार उसके ऊपर लग रहा है वह क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या ये कहिए कि फैला हुआ हो। कोई एक अभिकेंद्रित टाइप का नहीं होना चाहिए कि पूरी बिल्डिंग का भार एक ही जगह पर है। वो क्या होना चाहिए, फैला होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपका जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वह दीवार के एकदम बिल्कुल किनारे न लगाकर कम से कम 60 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाना चाहिए। 60 सेंटीमीटर की दूरी पे आपका लगाना चाहिए ये खिड़कियाँ। और बहुत बड़ी बड़ी जो शीशे के खिड़कियाँ हैं उनको क्या करना चाहिए, उनसे हमको बचना चाहिए। जो बहुत बड़ी बड़ी जो खिड़कियाँ होती हैं शीशे की, उनसे क्या होता है, बचना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अगर आपका बहुमंजिला इमारत है तो उसके बहुमंजिली इमारत के सबसे ऊपर बहुत बड़े बड़े आपकी पानी की टंकियाँ नहीं लगाना चाहिए। और क्या हो सकता है कि जो आपके भूकंप के जो संवेदनशील जो एरिया होते हैं, यानी भूकंप की से अगर कुछ एरिया संवेदनशील होते हैं, जो मतलब कि भूकंप के दृष्टि से आपका रेड जोन में आते हैं, वहाँ पर कभी भी भवन बनाने से पहले आपका वहाँ के जो आवास विकास है उसके पूरे नियमों का ध्यान रखना चाहिए। और अपना जो नक्शा है वो भी आपका विकास प्राधिकरण से पास करा लेना चाहिए, ताकि जो भी आपका भूकंप का जो प्रभाव हो वह आपको कम से कम झेलना पड़े। अब ये देखते हैं कि अगर आपका भूकंप आ गया है तब आप क्या क्या व्यवस्था करेंगे। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि कभी भी अगर भूकंप आपके यहाँ या आपके एरिया में आ गया है तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, अर्थात घबराना नहीं चाहिए। अपने मानसिक स्थिति को कंट्रोल में रखना चाहिए और अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए। दूसरा ये होता है कि अगर भूकंप आ ही गया है तो सबसे पहले क्या करिए कि आप कोई एक मजबूत सा आप मेज का चयन कीजिए और उसके नीचे क्या होता है कि आप छिपने का प्रयास कीजिए, या अगर आप संभव हो तो जो अपने भवन है उससे बाहर निकल जाइए। लेकिन बाहर निकल जाइए। और क्या क्या व्यवस्था हो सकती है कि अपने घरों की जितने भी स्विच है, लाइट है, इन सबों को बंद कर देना चाहिए। संभव अगर हो तो किचन की भी सारी लाइटें और गैस सिलेंडर वगैरह क्या होना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तीसरा ये कि अगर आप बाहर भी निकलते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप खुले में बाहर निकलें। कभी भी आप किसी पेड़ के नीचे अथवा आपका किसी खंभे के नीचे आपको शरण नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि भूकंप के समय में पेड़ अथवा खंभे के भी गिरने की बहुत अधिक संभावना रहती है। छिपते समय या मेज के नीचे छिपते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेज खिड़की के पास न रखा हो, क्योंकि कांच की खिड़कियां भूकंप के समय में बहुत जल्दी टूट जाती हैं और जो कि आपके लिए जो उसका टूटा हुआ कांच होता है वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अतः कभी भी आप खिड़की के पास नहीं, वो क्या नाम है, कभी भी खिड़की के पास आपको नहीं बैठना, कभी भी खिड़की के पास आपको नहीं वो शरण लेनी चाहिए। और इन सब बातों के अलावा इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि अगर ये भूकंप आया हो तो दूसरे एरिया के लोगों को भी आप क्या कर सकते हैं, यथासंभव सावधान कर देना चाहिए। और भूकंप के समय में बुजुर्गों का और जो बड़ी उम्र के लोगों का है उनका भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि उन्हें भी आप क्या नाम है, सावधानी पूर्वक बाहर की तरफ ले जा सके। और अगर आप बाहर की तरफ न ले जा सके तो कोई मजबूत सी दीवार अथवा मजबूत सी मेज के नीचे उनको आप क्या कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। तो
ये करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका जो भूकंप की जानकारी अगर आपको पहले है या आप भूकंप के संवेदनशील एरिया में रह रहे हैं, तो कभी भी आपकी जो भवन है उनके भवनों में दरार वगैरह नहीं रहना चाहिए। यथासंभव समय समय पे आपकी क्या क्या करना चाहिए, मरम्मत भी करवाना चाहिए। और अगर आपका जो भवन है वो भवन संवेदनशील एरिया में है, तो इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जो आपका नींव हो वो पर्याप्त मजबूत हो, ताकि वह छोटे मोटे झटकों को या भूकंप के झटकों को सहना चाहिए। और अगर संभव है तो इस समय विशेषज्ञों से सलाह लेकर अपने जो भी भवन है उसको भूकंप रोधी बनाना चाहिए। भूकंप रोधी, यद्यपि भूकंप रोधी अगर भवन बनवाना है तो थोड़ा सा जो खर्च की मात्रा है वो बढ़ जाती है, फिर भी यह खर्च आपके जान माल के से ऊपर ही होता है, तो उतना थोड़ा सा खर्च आप चाहे तो सहन कर सकते हैं। फिर इन जो भवन होते हैं उनका नक्शा इस प्रकार से होना चाहिए कि वह आपके जो भी भूकंप होते हैं उसको प्रभावों को क्या कर सके, कम से कम कर सके। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में भी यह ध्यान देना चाहिए कि जो लिफ्ट होता है उसके अलावा आपका ये लिफ्ट के अलावा सीढ़ी का भी और पर्याप्त मात्रा में आपका बाहर निकलने के लिए अन्य स्थान भी देना चाहिए, ताकि कभी भी भूकंप या इस तरह की कोई भी आपदा आए तो आप आसानी से बाहर निकल सकें। बहुमंजिली इमारतों में और शॉपिंग मॉल वगैरह में भी ये ध्यान देना चाहिए कि हमेशा उसको क्या नाम है, खुले जगह पे बनाना चाहिए, ताकि भूकंप के समय में या इस समय आपदा के समय में लोग खुले में आ सके। यानी कि जो खुला स्थान हो वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और उसमें लिफ्ट के अलावा भूकंप के समय में चाहे आग के समय में आपका फायर एग्जिट या अर्थक्वेक एग्जिट भी होना चाहिए। और ये जो एग्जिट होना चाहिए वो पूरा पर्याप्त स्थान लेकर बनाने चाहिए। और इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो बहुमंजिली इमारतें हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी आप शीशे की खिड़कियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियों का प्रयोग से बचना चाहिए। आजकल बहुत सी भवनों में ओपन किचन का फैशन चला हुआ है, तो ओपन किचन भी आपका भूकंप की दृष्टि से बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करना चाहिए कि इन सबों से बचना चाहिए। तो इस प्रकार अगर आप इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो भूकंप से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। इन सबों के अलावा आपका राष्ट्रीय स्तर पर भी भूकंप या इस तरह की आपदाओं से बचने के लिए एक आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, जिसको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट यानी एनडीएम में, यह गृह मंत्रालय की एजेंसी के रूप में काम करता है। गृह मंत्रालय एजेंसी के रूप में काम करता है। और जो आपके एनडीएमए के सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो पाँच वर्ष का होता है। और जो उसका पदेन अध्यक्ष होता है वह हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो जो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है, इसका प्रमुख कार्य यह होता है कि आप पूरे भारतवर्ष में आपके जो भी आपदाएं आती हैं उनका वह कुशलतापूर्वक प्रबंधन करता है। सारे राज्यों से और सारे आपके जितने भी राज्य होते हैं, राज्य और केंद्र के बीच में यह आपदा नियंत्रण के लिए समन्वय का काम करता है। समय समय पर यह प्रधानमंत्री को और अन्य जो गृह मंत्री वगैरह होते हैं उनको समय समय पे क्या नाम है, आपदा और पुनर्वास का यह समय समय पर रिपोर्टिंग करता रहता है। समय समय पर यह राज्यों को दिशा निर्देश देता रहता है। और राज्यों का भी यह कर्तव्य बनता है कि केंद्र द्वारा जो भी आपके दिशा निर्देश मिले उनका वह अच्छा पालन करे। और लोगों से भी यह आशा रहती है कि वह किसी भी आपदा के समय में अथवा भूकंप के समय में जो भी उनसे आपका कहा जाए या जो भी दिशा निर्देश दिया जाए उसका वो यथासंभव पालन करते रहें।
तो अगर सभी लोग इस चीज़ों का ध्यान रखें तो हम भूकंप के प्रभाव को क्या कर सकते हैं, यथासंभव कम कर सकते हैं और उससे हम क्या कर सकते हैं, बच भी सकते हैं। तो आशा है यह वीडियो आप लोग के लिए लाभदायक होगा। बहुत बहुत आप लोग का